हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्रेनफुल स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर है, आपका एक पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ये सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स जिस भी यूनिवर्सिटी में लगता होगा, मतलब बच्चे बहुत सारा कमेंट करते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ये जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका अगर ये पेपर लगता होगा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर उस यूनिवर्सिटी में सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पेपर लगना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये पेपर है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये पेपर नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर आप चैनल पे नए हो तो बिना कुछ सोचे समझे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसलिए क्योंकि इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो मतलब 100% तो नहीं, मतलब 80% आपकी संभावना रहती है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। लाइक करो या ना करो इससे कोई वो नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो आपका फायदा होगा, लाइक करोगे तो मेरा फायदा होगा। ठीक है, चलो तो ये पहले हम लोग देखते हैं क्या, पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो कौन कौन से शॉर्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मतलब किससे रिलेटेड है, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग मतलब ये देखो, जो सबसे इजी आपके एमएससी में सबसे इजी पेपर होता है वो यही वाला होता है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। किसी में ये रहता है साइटोलॉजी रहता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो साइटोलॉजी को ही सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और जेनेटिक्स मतलब ये कई सारे फॉर्म्स में इसका नाम दिया होता है, लेकिन सबका एक ही मतलब होता है। देखो कई सारी यूनिवर्सिटी में ना साइटोलॉजी करके दिया होगा, तो साइटोलॉजी का मतलब भी सेल बायोलॉजी ही होता है, मतलब सेल की स्टडी। सेल बायोलॉजी में भी सेल की स्टडी करते। ये पेपर वो वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिनके सिलेबस में क्या है, साइटोलॉजी है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन पढ़ना है आपको। इसमें क्या करना है, ये सारे शॉर्ट में पूछ जाएंगे। 7-8 लाइन आप इसके बारे में लिख देना, फिर छोटा सा एक डायग्राम बना देना। ठीक है, तो हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। और एक चीज़ और बता दें आपको कि आप लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होंगे क्या क्या, कि पेपर कैसे लिखते हैं, कॉपी इंग्लिश में लिखे हिंदी में लिखे, कितने पेजेस में आंसर लिखने, वो सब एक वीडियो में बताया गया है। तो इस चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, पूरा डिटेल में सब कुछ पेपर के बारे में बताएगा, तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। अब ये सेल ऑर्गेनेल होते हुए भी इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो खुद का डीएनए भी होता है, तो उसी डीएनए के बारे में आप एक बात करना है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड तो होता ही है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इसीलिए सेमी ऑटोनोमस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, और वो डीएनए क्या करता है, वो रेप्लिकेट कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन भी कर सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है, क्योंकि ये खुद का जनरेशन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाता है, डीएनए पाया जाता है। अब उसी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग क्या होती है, जैसा कि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि सेल सिग्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये सेल सिग्नलिंग जो है ना, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में सेल सिग्नलिंग किस में आता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाँ पढ़ लीजिएगा, ये भी सही है। प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड के टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कि पूरा का पूरा आप टॉपिक ही पढ़ लेना। प्लाज्मिड को आप शॉर्ट में पूछा जाता है, अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा ना तो प्लाज्मिड क्या है, फिर उसके टाइप्स बताओ, उसके फंक्शन बताओ, इसके बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। लेकिन प्लाज्मिड हमेशा शॉर्ट में ही आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्लाज्मिड शॉर्ट में पढ़ना।
ठीक है। नेक्स्ट है जैक-स्टेक पाथवे। देखो जैक-स्टेक पाथवे ये भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी के एग्जाम में यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्हेंसर एंड साइलेंसर। तो इन्हेंसर और साइलेंसर क्या होते हैं, जीन्स में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है जीन्स का जो एक्शन होता है उसको इन्हेंस करता है, और ये साइलेंसर जो है मतलब जीन के फंक्शन को साइलेंट करता है। ये इससे आप लोग समझ सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है इसका। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है जाइंट क्रोमोसोम। तो जाइंट क्रोमोसोम क्या होता है, देखो आपको जाइंट मतलब पता है ना, जाइंट मतलब क्या होता है, जाइंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। अब क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम पता ही है, गुणसूत्र, ठीक है। तो जाइंट क्रोमोसोम का मतलब कुछ ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये किस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है। जाइंट क्रोमोसोम इंसेक्ट में पाया जाता है, मतलब ये नॉर्मल क्रोमोसोम का साइज जितना होता ना रहता है उतना ना होके कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है ये क्रोमोसोम। तो उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जाइंट क्रोमोसोम। नेक्स्ट है क्या, मेंडल्स लॉ। ये तो कॉमन क्वेश्चन, अगर पढ़ोगे नहीं तो भी लिख लोगे इसको। मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं, 3 लॉ हैं, ठीक है। एक काम करो, कौन कौन से लॉ, आप कमेंट बॉक्स में तीनों लॉ लिख दो तो, ठीक है। तो मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं, वो तीनों लॉ आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। ये यार एक बात है आप लोगों का कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं देते हो कमेंट में, ठीक है। अपना तो क्वेश्चन पूछ लेते हो, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कमेंट में मतलब कमेंट में बोलना ही नहीं होता है तुम लोग को, ठीक है। तो मेंडल्स के कौन कौन से लॉ हैं, तीनों लॉ के आप लोग तीनों लॉ के नाम लिख दो तो कमेंट में जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है SCR एंड RER। देखो SCR और RER में डिफरेंस पूछा जाता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये दोनों में आप लोग डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, बहुत मतलब कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंस में। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, वही क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक। तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले, इतने आपके थे कौन से शॉर्ट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला देखो, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट क्या, अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस जो सब्सटेंस है उनका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक। तो एक्टिव पैसिव मूवमेंट जो होते हैं ये सब आपको इसी में लिखने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कितने पेज में लिखना है, ये नहीं बताएंगे कितने पेज, क्योंकि एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके पहले, वहां पे आप लोग जाकर पूरा देख लो कि कैसे MSc का पेपर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मतलब इसमें यही ज़्यादा बच्चों का यही कन्फ्यूजन रहता है, उसमें वर्ड्स तो लिखे रहते हैं, आप इतने 1000 वर्ड्स में 300 वर्ड में आंसर दो, लेकिन भाई आप लोग वर्ड गिनोगे क्या उसमें, एग्जाम के बाद लिखने के बाद कितने वर्ड गिनोगे, नहीं गिनोगे। तो आप जाके पेपर देख लो, लाइन से पता चल जाएगा कितने लाइन लिखना है, कितने पेज में लिखना है, तो वो सब वहाँ पे डिस्कस किया गया। MSc के पेपर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे उस वीडियो में आप बताया गया है। अगर कुछ ऐसा आपका अलग से कोई पहले वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कुछ कन्फ्यूजन लगे तो वो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका भी रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। तो बायोजेनेसिस मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि राइबोसोम कैसे बनता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। बायोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस बताना है राइबोसोम्स का। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देख रहे हो ये लॉन्ग में क्या पूछा है, वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला, मतलब डिफरेंट मॉडल्स बताने आपको कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताते समय, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते समय साइंटिस्ट ने कितने मतलब कौन कौन से मॉडल्स दिए थे, 3 से 4 मॉडल्स को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। 3-4 मॉडल से आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे जब, तो उसमें कई सारे क्या दिखेंगे आपको, प्रोटीन्स भी दिखेंगे, प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के दिखेंगे। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड के बाइलेयर्स होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर, और उसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, और प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे उनके पोजीशंस के बेसिस पे, मतलब कौन से प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन बेसिस पे प्रोटीन को कई टाइप से बांटा गया। जैसे इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं,
बनाते तो सेल मेम्ब्रेन ही है। नेक्स्ट होता है टनल प्रोटीन, एक होता है टनल प्रोटीन मतलब सुरंग, टनल मतलब सुरंग होता है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं जो बाहर पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों मेम्ब्रेन के मतलब दोनों लेयर्स के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 लेयर होता है ना, लिपिड का बाई लेयर होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब ये कह सकते हो एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो उन दोनों के बीच में टच करते हुए कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये लिपिड का एक लेयर होगा, ये दूसरा लेयर होगा, ठीक है। जैसा कि पता है, क्या पता है, लिपिड के बाई लेयर्स पाए जाते हैं, ये एक लिपिड हो गया, ठीक है। और ये देखो ऐसा कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, क्या देखे हो, झूठ मत बोलना, जरूर देखे हो। ये सब क्या है, हेड और टेल, किसके हेड और टेल, लिपिड के हेड और टेल, ठीक है। तो इसी में अब ये देखो ये लिपिड का लेयर हो गया, ये यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर कुछ प्रोटीन्स इसमें अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक प्रेजेंट हुए होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक फैले हुए होते हैं। अब इस टनल प्रोटीन के थ्रू पता है क्या होता है, कोई सब्सटेंस अंदर कोई जाना है ना, तो ये यहाँ से कहीं से नहीं जा पाएगा, वो इसी प्रोटीन के रास्ते जाएगा। तो टनल प्रोटीन का काम यही होता है कि क्या पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है किसी सब्सटेंस को अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो टनल प्रोटीन ये है, टनल प्रोटीन के रास्ते ही कुछ सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता, ठीक है। तो आई होप कितना समझ में आई, कुछ समझाया तो है नहीं, बस आप लोग पढ़ लेना अलग से। और हाँ, अगर आपको आंसर चाहिए ना तो कमेंट करिएगा, आंसर भी दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है आंसर देने की कि अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, एक तो बच्चों के कमेंट से मान लो आंसर हम देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो इन सब का आंसर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन यही शर्त है कि ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी, ठीक है। 100 बच्चे अगर कमेंट कर दिए तो मिल जाएगा आपको आंसर, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप मॉडल्स हो गए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये भी हो गया। नेक्स्ट है डिस्कस द मेंडल्स लॉ, ये तो भाई कुछ पूछना ही नहीं है, ये आप लोग कहाँ से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मेंडल को आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हो, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप सबको, ठीक है। ये तो ऐसे बिना पढ़े ही कर ले जाओगे, ठीक, तो उसको क्वेश्चन को देखो ही नहीं, वो तो कर ही ले जाओगे, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में छोटा लिखने से काम चलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जीन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सब भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो करने के लिए आपको एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्क्राइब क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कैसे होता है और उससे फायदा क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या फायदा है, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या रिजल्ट होता है उसका, वो सब यहाँ पे बताना है आपको, ठीक। तो ये कौन से चैप्टर से है, सेल साइकिल वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंकेज, डिस्कस इट्स काइंड्स एंड सिग्निफिकेंस। देखो लिंकेज से आप क्या समझते हो, उसके टाइप बताओ और उससे उसके महत्व बताओ, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर पढ़ लेना। और देखो इन दोनों से 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में आपके, ठीक है, या फिर या तो लिंकेज या तो क्या क्रॉसिंग ओवर जरूर मिलेगा, ठीक। तो इससे बढ़िया आप रिस्क मत लो, दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ही कोई आएगा एग्जाम में। 9 नंबर का क्वेश्चन है राइट इन डिटेल एसे ऑन क्रोमोसोम थ्योरी इन रिलेशन टू सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो क्रोमोसोम थ्योरी क्या होता है वो पढ़ लेना, और क्रोमोसोम थ्योरी का रिलेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, इसका वो इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब बस ये लिखना है आपको कि क्रोमोसोम थ्योरी क्या होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सब आप अलग अलग पता कर सकते हो। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम का काम होता है कि नहीं होता, ये तो बच्चा जानता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम का काम होता ही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत मत लेना। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम का काम तो होता है, ये सबको पता है, लेकिन अब ये मत सोचने लगना क्या है इसमें, बस आप लोग क्रोमोसोम थ्योरी लिखना, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इस सारे क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, बस क्रोमोसोम थ्योरी ही लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 10th नंबर का क्वेश्चन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक होके इनहेरिटेंस मतलब कुछ लक्षण जो आगे जाते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक चीज़ और आपको पूछता है क्या, सेक्स लिंक्ड डिजीज, तो आपको डिजीज इस पेपर में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, तो डिजीज एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी, ये बैलेंस का स्पेलिंग थोड़ा हम अलग बना के, बैलेंस का स्पेलिंग थोड़ा नया जनरेट कर दिए हम, तो उससे आप लोग यहाँ पे BA रहेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये है जेनिक बैलेंस थ्योरी, ठीक है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन जाइंट क्रोमोसोम। देखो जाइंट क्रोमोसोम उधर भी आया हुआ था, जाइंट क्रोमोसोम इधर भी, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में तो जाइंट क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक नहीं पूछा जाएगा, इसके साथ जाइंट क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पॉलीकाइट क्रोमोसोम, ऐसा कुछ कई सारे क्रोमोसोम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सब इंसेक्ट्स में ही होते हैं, ये मत समझना कि ह्यूमंस में भी ये सारे क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है सेल साइकिल। भाई साहब ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जरूर, ठीक है। जब हम देखो BSc का जब हम एग्जाम दे रहे थे तो आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस BSc में भी आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग BSc बहुत अच्छे से करे रहोगे ना तो MSc में हलवा है, MSc आपके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे, ये जो सेल साइकिल था ये हमें याद है कि मेरा 4th नंबर का क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन सेल साइकिल था, और ये सेल साइकिल नहीं शायद लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जब थे, कहानी बता रहे हैं आपको, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था मेरे साथ, ये सेल साइकिल आया हुआ था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इतना सारा लिख दिए थे, मतलब हम अच्छे से पढ़ाई किए थे BSc के, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन लिख दिए कि लास्ट क्वेश्चन के लिए मेरे लिए पेज नहीं बचा था सेल साइकिल, बस 2 पेज लिखे थे, और सेल साइकिल अगर आप लोग सही से लिखोगे तो 4 पेज का जाएगा आंसर, ठीक है। तो मतलब सेल साइकिल का मेरा 2 ही पेज का आंसर हुआ था, तो बहुत जा रहे थे, लेकिन आपको इतना पता होगा कि क्या होता है, BSc में कॉपियाँ नहीं मिलती हैं, BSc MSc में B कॉपी नहीं मिलती है, तो सेल साइकिल हम आधा ही लिख पाए थे, ठीक है। तो इतना सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये था कि ये मतलब BSc में भी आया था, ये मकसद था कि आप लोग अगर BSc में पढ़े होगे अच्छे से तो ये MSc का जो ये वाला पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक बार बस पढ़ोगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको लगेगा कि सब पढ़ा है, बस रिवीजन फेज है ये, ठीक है। तो सेल साइकिल हमारे उसमें भी था, और इसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस BSc में भी था, सब कुछ तो BSc में ही था। सेल साइकिल BSc में था, इधर सेक्स लिंक्ड डिजीज भी था उसमें, ठीक है। सब कुछ तो वहीं के था, BSc से ही है। तो जो बच्चे BSc अगर किए होंगे तो BSc अगर अच्छे से किए होंगे तो MSc में ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको, सब एक बार पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये भी भाई साहब पढ़ने की जरूरत है क्या तुम लोग को, किसी को जरूरत है तो हाँ बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि ये BSc के एग्जाम में हर साल आता है, MSc में भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है MSc में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है DNA रेप्लिकेशन। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, DNA रेप्लिकेशन टोटल, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन का स्टेप, एक स्टेप सब कुछ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो एक लाइन का तो आंसर लिखोगे नहीं। DNA रेप्लिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स वगैरह, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। DNA रेप्लिकेशन बहुत बड़ा आंसर है, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो DNA का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना, ये भी सब आप लोग पहले पढ़ के ही आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ABO ब्लड ग्रुप। देखो ये ब्लड ग्रुप थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है, यहाँ पे लॉन्ग में हम दे दिए, शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप, क्योंकि AB तो पूछा नहीं जाएगा, वो भी नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत सिंपल होता है। ABO ही थोड़ा मोड़ा अच्छा लेवल का होता है, तो इसलिए ये भी यही पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, क्या है, डिस्क्राइब गोल्जी बॉडी एंड इट्स फंक्शन। देखो MSc के एग्जाम में देखा गया, पता नहीं मेरे समझ नहीं आता है कि गोल्जी बॉडी क्यों MSc के एग्जाम में इतना फेवरेट क्वेश्चन बनाया जाता है, कि कई सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब पता नहीं क्यों मेरे मतलब दिमाग से बाहर है कि गोल्जी बॉडी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लगता है, ये एक ऑर्गेनेल है, बस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल भी नहीं, तो भी गोल्जी बॉडी पूछा जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं आप लोग, याद कर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा ये फंक्शन ही इसका थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो हाँ अब पूछते हैं तो पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा इसका फंक्शन, और इसको कई सारे नाम से जाने। गोल्जी बॉडी का आपको पता है 7 से 8 नाम हैं, ठीक है, 7 से 8 नाम सबको याद होने चाहिए, इसके 15-20 नाम है गोल्जी बॉडी के, ठीक है। तो सारे नाम हमें तो पूरे के पूरे नाम नहीं याद है, हमें 7 से 8 नाम याद है इसके, तो अब हो सके तो इसके नाम की वजह से इसके देखो डिफरेंट कई सारे फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन के बेसिस पे इसका नाम भी रखा जाता है, ठीक। तो गोल्जी बॉडी के कई सारे नाम होते हैं।
तो वो अगर आपको 8-10 के नाम याद है तो सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मियोसिस एंड माइटोसिस, तो ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस सेल साइकिल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो कभी कभी आता है डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, कभी कभी आता है कि मियोसिस का पूरा आप लोग क्या करो, डिस्क्राइब करो। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो एक कोई पूछेगा मियोसिस या फिर माइटोसिस। अब पता ही होना चाहिए कि मियोसिस और माइटोसिस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और लिखने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो शॉर्ट में पूछा जाता है, अगर डिफरेंस बिटवीन मियोसिस और माइटोसिस तो आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो एक ही कोई पूछेगा, ठीक है, मियोसिस या फिर माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। तो ये रहे आपके क्या 21 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से इन तरह क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे, ठीक। तो इसमें देख लो कौन कौन से हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के ये सब थे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन इधर है। तो ये आपको 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं, किसके, सेल साइकिल और जेनेटिक्स के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा क्या लगना है, मतलब क्या ही बताएं इसमें, अच्छी की बात नहीं है, बात ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, उसके आंसर बताए जाते हैं और थ्योरी भी करवाई जाती है। तो फिलहाल थ्योरी क्लासेस बंद है किसी रीज़न की वजह से, लेकिन हमें टाइम मिलते ही आपके वो जो पहले हम सीरीज स्टार्ट करवाए थे उसको कंप्लीट जरूर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन से पेपर का, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।